आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बजट को लेकर के? हमारे लिए आप खूब सजा दीजिए और मेरे मुंह पे टेप बांध दीजिए और 5 प्रकार का खाना रख दीजिए, तो हम कर ही क्या सकते हैं भाई। कि जिस जगह पे पावर प्लांट प्रस्तावित है वहां 1000 एकड़ भूमि ऑलरेडी अधिग्रहण किया जा चुका है। कि अगर गुजरात, महाराष्ट्र या अदर प्रदेश में बैठे हुए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अगर मजदूर चाहिए तो सप्लाई तो बिहार तो मजदूर की फैक्ट्री बनकर आज के तिथि में है ना भाई। क्या आपकी भी कुछ इस तरह से प्लानिंग है कि महिलाओं को हम इतनी भागीदारी देंगे, इस कास्ट की इतनी भागीदारी देंगे? आपका क्या प्लान है? हम राजनीति का भागीरथ प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। ये नहीं कि एन केन प्रकरण करके कुर्सी बचाते रहे, नो। वही आज तक केंद्र सरकार की मदद से बिहार को कुछ नहीं मिला है। जब अगर नीतीश कुमार आपको ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं, तो फिर आप संगठन बना करके और फिर क्यों खिलाफ में लड़ रहे हैं? ये दोनों तो एक रह जाएंगे और आप प्यादे के रूप में आपकी बलि ले ली जाएगी। संगठन में पकड़ कमजोर हो रही है नीतीश कुमार की, ये कहना चाह रहे हैं? आवाम कार्यकर्ता का दर्द उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे तोड़ेंगे इस जातिवाद के चक्र को आप? इसके लिए क्या करिएगा ऐसा कि बिहारवासी घंटी डोलाएं और पकोड़ा तलें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। देखिए, मौसम कोई सा भी हो, लेकिन बिहार में सियासी पारा जो है हर समय हाई रहता है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। बजट से शुरू होता है मामला और निजी हमले तक पहुंच जाता है। तमाम और भी चर्चाएं हैं और उस पर बात करने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। क्या है उनकी राय, क्या है उनकी पार्टी का स्टैंड, आज उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे बजट की। बहुत चर्चा हो रही है बजट की। एक पक्ष कह रहा है, वो भी विपक्ष का ही पक्ष है, कि बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत कुछ मिल गया। लेकिन बिहार का जो विपक्ष है वो कह रहा है कि झुनझुना थमा दिया गया है, मंजीरा बजा रहे हैं लोग, और कहा जा रहा है कि रीपैकेजिंग करके वही सब चीज दे दिया गया है। आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है बजट को लेकर के? देखिए, कोई भी बजट, देश का बजट हो, आम बजट, कोई भी बजट उस राष्ट्र के हित में होता है। किसी को जो कोई फंड एलोकेट किया जाता है तो उस राज्य के हित में होता है। लेकिन अभी जो भी पक्ष या विपक्ष, पक्ष तो एकदम बिल्कुल ऐसा लोग हैं, कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है बिहार के लिए, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वैसे कुछ माननीय हैं, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा। और पक्ष के लोग हैं वो अपनी मुँह मियां मिट्ठू की बात करेंगे। विपक्ष के लोग हैं, लेकिन ये दोनों राजनीतिक बयान दे रहे हैं। जनता के सामने फैक्ट कोई नहीं ला रहा। हमारे हिसाब से इस बजट में बिहार को बिग शून्य मिला है, जीरो, कुछ नहीं। कैसी बात कर रहे, इतना 1000 करोड़ कर देता हूं ना। कितने 1000 करोड़ का बजट है आप बताएं? 59,000 करोड़ कहा गया ना, कि 59,000 करोड़। इस 59,000 करोड़ में 26,000 करोड़ रुपया एक्सप्रेसवे और हाईवे के लिए दिया गया है। अब इसको हम जस्टिफाई करें कि ये एक्सप्रेसवे और हाईवे बिहार के लिए कैसे हितकर है या किनके लिए हितकर है। अगर बिहारवासी उस एक्सप्रेसवे और हाईवे पे चलेंगे तो क्या वो टोल फ्री हाईवे होगा? उस पे टोल नहीं लगेगा क्या? जो गरीब मजदूर, भुंजा वाले, खोमचा वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, दलित, शोषित, वंचित जितने लोग हैं वो बस से सफर करते हैं, तो बस वाले को जब टोल पे करना होगा तो आखिर अपने किराए में जोड़ेंगे कि नहीं? तो जितने भी हाईवेज बनेंगे वो किसके हित के लिए बन रहा है? बिहार का आम आवाम, मध्यम वर्गीय परिवार उसकी गाड़ी को नहीं लगेगा टोल। तो जब टोल फ्री हाईवे नहीं है, ये तो केंद्र सरकार हाईवे अपने लिए बना रही है जिससे टोल वसूला जाएगा और जो कंपनी बनाएगी उसका जीवन पर्यंत का रोजगार होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये बिहार से मजदूर कितने द्रुत गति से दूसरे प्रदेशों में पहुंच सके, इसके लिए पूर्व में भी आप देखे होंगे, बुलेट ट्रेन की बात तो बिहार को मिलेगा, दुरंतो की बात तो बिहार को मिलेगा, अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार को मिलेगा। क्यों? कि अगर गुजरात, महाराष्ट्र या अदर प्रदेश में बैठे हुए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अगर मजदूर चाहिए तो सप्लाई तो बिहार तो मजदूर की फैक्ट्री बनकर आज के तिथि में है ना भाई। तो कितने द्रुत गति से, कितने तीव्रता से, जल्दीबाजी में, कम समय में वो पहुंच सके दूसरे प्रदेशों में, इसके लिए दिया जा रहा है। नहीं तो ये साज सज्जा, अरे साहब हम थोड़ी टूटी सड़कों पे चल लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जरूरी, लेकिन कहां बिहार में इंडस्ट्री है? कौन सा बड़ा उद्योग लग रहा है कि उसके
रॉ मटेरियल लाने के लिए, ले जाने के लिए, मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के हाईवेज की जरूरत है। यहां औद्योगिकरण की आवश्यकता है। दूसरी बात, 21,400 करोड़ रुपया इन्होंने किस लिए एलोकेट किया है? पावर प्लांट के लिए। मैं एक बात आपकी जनता के समक्ष रखना चाहता हूं कि जिस जगह पे पावर प्लांट प्रस्तावित है वहां 1,000 एकड़ भूमि ऑलरेडी अधिग्रहण किया जा चुका है। तो क्या कर रहे हैं आप? और जो पावर प्लांट बनेगा बिहार में, आज बाढ़ थर्मल पावर है, नवीनगर थर्मल पावर है, तो फिर बिहार में सबसे ज्यादा महंगी बिजली क्यों? ये अच्छी बात। क्यों? अगर बिहार में पावर प्लांट लग रहा है तो बिहार में पावर प्लांट लगाएंगे, पहली बात यहां के रिसोर्सेज का, पानी का, मिट्टी का, जो भी चीज होगा उसका उपयोग करेंगे। लेकिन बिजली तो केंद्र सरकार के लिए बना रही है, बिहार को उसमें जो हिस्सेदारी मिलती है वो तो महंगे दरों पर मिलती है। तो फिर बिहार वासी को महंगी बिजली क्यों? गरीबों को महंगी बिजली क्यों मिल रही है? बिहार में सबसे ज्यादा महंगा बिजली है, और ड्यू टू रीजन कि बिहार में उद्योग लगाने से कई लोग हिचकते हैं, क्योंकि यहां सबसे महंगी बिजली दर है। पहली बात। दूसरी बात कि क्या ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जो बिहार में पिछड़ा राज्य बिहार है, यहां उद्योग धंधे और रोजगार की आवश्यकता है, तो इस प्रदेश के अंदर जो भी उद्योग धंधे लगेंगे उसमें 50% आरक्षण होगा बिहारियों के लिए? ऐसा कोई प्रोविजन है? कोई प्रोविजन उद्योग को लेकर ही कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब वो पावर प्लांट लगने का क्या? हमारे लिए आप खूब सजा दीजिए और मेरे मुंह पे टेप बांध दीजिए और 5 प्रकार का खाना रख दीजिए, तो हम कर ही क्या सकते हैं भाई? मेरे दोनों हाथ बंद हैं, मुंह पे टेप साट दिए हैं, तो हम खाएंगे क्या? हम तो सिर्फ बको ध्यानम लगाकर देख ही सकते हैं। तो अब ये दोनों को आप मिलाएंगे तो ये कहां पहुंच गया? उसके बाद एक और फंड दिया गया। क्या दिया गया? वो 11,000 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के लिए दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि बाढ़ राहत आपदा के नाम पर जो भी फंड दिया जाता है वो नॉन ऑडिटेड फंड होता है। उस फंड का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता है। इससे अत्यधिक मैं नहीं बोलूंगा। अब आप समझने वाले, बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे बहुत सक्षम है। बिहार आईएएस पैदा करता है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स पैदा करता है, तो वो समझ गए होंगे कि ये फंड क्यों और किस लिए दिया गया। तो ये तीनों को मिला दीजिएगा तो 59,000 करोड़ समाप्त हो जाता है। तो बिहार को मिला क्या? शून्य। 26,000 करोड़, 21,400 करोड़ और 11,500 करोड़ मिला दीजिए, कितना होता है? तो फिर बिहार को मिला क्या? बिहार को तब सही मायने में मिलता जब इस 59,000 करोड़ की जगह हम कहते हैं साहब आप 50,000 करोड़ ही देते बिहार को, और कहते कि इसमें 15,000 करोड़ रुपया डेडिकेटेड है सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, कि बिहार में जो लोग उद्योग लगाएंगे, क्योंकि स्पेशल स्टेटस हम नहीं दे रहे हैं, तो उनको इस फंड के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। एक। दूसरा, भाई 15,000 करोड़ रुपया हम अलॉट करते हैं सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए, कि बिहार के प्रत्येक जिले में बड़े से बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन सके, ताकि पटना पे बोझ कम हो। तीसरा, 15,000 रुपया अलॉट कर देते ये कि भाई हम ये सिर्फ प्रत्येक जिले में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस के लिए देंगे। तो इससे बिहार का उद्धार होगा ना, शिक्षा का स्तर बढ़े, रोजगार का स्तर बढ़े, उन लोगों को रोजगार मिले। तब 5,000 करोड़ ही रखते कि भाई जो हाईवेज हैं उनको हम रिपेयर करके अच्छे से चलाएंगे। और हाईवेज आप हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं, या पूरे देश में किसी पे कृपा आज की तिथि में नहीं हो रही है। तो हाईवेज बनानी आपकी ड्यूटी है। उसके लिए तो माननीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक से पैसा लाते हैं, कर्ज पे पैसा मिलता है और उस पैसे की वसूली टोल के माध्यम से होती है। तो फिर बिहार को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो ये कुल मिलाकर पूरा बजट, चूंकि ये जनता को ये नहीं बताएंगे, चूंकि जो आज विपक्ष में हूं फिर पक्ष में जाएंगे, पक्ष वाले विपक्ष में आएंगे, तो सबको भाई भाई वाला बात है ना भाई, तो नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है और हर एक राजनीति के पर्दे के पीछे का राज हम जनता के समक्ष रखें। आप बजट पर इतना सारा बात बोल रहे हैं और उसकी जो अभी अपने हिसाब से आपको सच्चाई लग रही है वो बता रहे हैं आप, लेकिन जब बजट पर बात होनी थी तो पर्सनल अटैक होने लगा यहाँ बिहार में। ललन सिंह जिक्र करने लगे कि राबड़ी देवी कितना पढ़ी लिखी है, फिर राबड़ी देवी जिक्र करने लगी कि उनकी माँ बहन कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो इस बात पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? पर्सनल होना कैसा है? देखिए, ये काफी निंदनीय है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं कि ये निंदनीय है। ठीक है, अरे भाई, कल तक जब आप एक दूसरे के नजदीक थे तो बहुत अच्छे थे, और आज निजी टिप्पणी से किन्हीं को भी बचना चाहिए। प्रवक्ता के तौर पर करे तो सही, प्रवक्ता लोग करे तो समझ आता है, उन लोग को बोलना होता है। एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देखिए, है क्या ना कि अब राजनीति के अंतिम चरण में लोग परागमन की ओर तैयार है। तो
कुछ से कुछ बोलेंगे। अब इस पे क्या बोलना, इन बातों को जनता देख रही है, अच्छे से समझ रही है। कल तक आप थे तो बहुत अच्छे थे ललन बाबू, आज हट गए तो बहुत खराब हो गए। और निजी हमले से बचना चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। चाहे कोई हो, आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हो, आदरणीय ललन बाबू हो, कोई निजी हमले से बचना चाहिए। बजट पर बहस है तो बजट पर बोलना है। अरे जो फैक्ट है उस पे बोलिए ना, उस पे बोलना चाहिए था ना। राजद के प्रवक्ताओं को आकर आगे यह बताना चाहिए था कि ये बजट में ये प्रोविजन, तो बिहार को क्या मिल रहा है, बिहार वासी का पेट भर जाएगा क्या आपके सड़क से? उस सड़क बना के टोल आप वसूलेंगे तो उससे पावर प्लांट लगाएंगे तो बिहार वासी को रोजगार मिलेगा क्या? तो हाँ, बिहार वासी को क्या मिलेगा, ये क्या कहे हैं, फलाने मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे, वहां टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले बोले थे कि बिहार वासी घंटी डोलाएं और पकौड़ा तलें, बस टूरिस्ट प्लेस होगा, जाइए गुपचुप बेचिए, आप ये बेचिए, वो बेचिए, होटल चलाइए, खाना बनाइए, यही कीजिए। आपके यहां उद्योग नहीं लगेगा, आप मालिक नहीं बन सकते हैं। एमएसएमई इंडस्ट्री दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है ना, क्यों नहीं उसके लिए एलोकेट कर दिए फंड कि भाई 30,000 करोड़ रुपए हम एलोकेट करते हैं एमएसएमई के लिए, बिहार के जितने युवा आना चाहते हैं इसमें आए आगे और उद्योग धंधे लगाएं। तो नहीं करेंगे, करेंगे कैसे? फिर मजदूर कहां से मिलेगा? ये तीव्र गति से मजदूर उठाने के लिए रेल, हवाई जहाज, दुनिया जान सब बनाएंगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह को लेकर के बहुत चर्चा है, उनका सदस्यता भी चला गया, बिस्कोमान के अध्यक्ष पद से भी हाथ धो बैठे हैं। जो इनको लेकर के इस तरह की चर्चाएं चली और जिस तरह से उन पर कार्रवाई हुई, क्या देखते हैं ये पूरी राजनीति इसके पीछे किस तरह? देखिए, चूंकि ये संवैधानिक मामला है और विधानसभा विधान परिषद में वहाँ संवैधानिक पद पर बैठे माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसी जगह पर बैठकर और आप ही के कैमरे पर हमने कहा था कि माननीय सुनील बाबू निजी हमले से बचिए, अन्यथा ये दोनों तो एक रह जाएंगे और आप प्यादे के रूप में आपकी बलि ले ली जाएगी। और आज ये पूर्ण हुआ, आपकी डिग्निटी तक छीनने की तैयारी है और वो भी छीन चुकी है। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और दूसरी बात कि अगर मानती है राष्ट्रीय जनता दल की सुनील सिंह की शहादत हुई है इन मामलों में, तो अविलंब उनको दूसरा जो भी विधान परिषद का सीट आए या राज्यसभा का है तो उनको प्रमोट करके राज्यसभा भेज दे या विधान परिषद ही पूरी से भेज दे। तब एक करारा तमाचा होगा और लगेगा कार्यकर्ताओं को, नहीं तो मनोबल टूट जाएगा, कोई पार्टी का स्टैंड नहीं लेगा। नीतीश कुमार से बैर का उनको नुकसान हुआ। देखिए, ये किसी के लिए भी नुकसानदायक है, सीधी बात जानिए, किसी के लिए नुकसानदायक है। आप निजी हमले से बचिए, अब विशेष करके वैसे व्यक्ति पे जो बिहार को कुछ तो संवारे हैं ना, कुछ तो संवारे हैं ना बिहार को। वही आज तक केंद्र सरकार की मदद से बिहार को कुछ नहीं मिला है। अगर जो कुछ भी किए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए हैं। इस बात से हम निजी तौर पे उनके बहुत बड़े समर्थक हैं। जनता दल के सभी के समर्थक नहीं है, जदयू पार्टी के हम समर्थक नहीं है, रहते तो हम आज वहीं रहते, पार्टी नहीं बनाते। लेकिन नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं, इसलिए वो बिहार के जंगल राज से बाहर निकाल के, गड्ढे वाले सड़क से बाहर निकाले, जो बिजली भगवान से दर्शन के बराबर हुआ करती थी गांव में, आज अब 20-20 घंटे 22-22 घंटे अगर बिजली रह रही है। ये सब तो जब अगर नीतीश कुमार आपको ठीक ही लग रहे हैं, अच्छे ही लग रहे हैं, तो फिर आप संगठन बना करके और फिर क्यों खिलाफ में लड़ रहे हैं? बहुत बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत उच्च कोटि का आपका प्रश्न है ये। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से ना हमें कभी कोई गिला शिकवा था, ना वर्तमान में है और ना आगे रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो जदयू की स्थिति बनती जा रही थी, वहां सिर्फ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं का शोषण और जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग थे उनकी जय जय, ये बात। तो हमने नीतीश कुमार जी के ही आइडियोलॉजी पर जिस तरह से ईमानदारी पूर्वक वो बिहार को आगे बढ़ाए हैं, सर्व समाज को लेकर आगे चले हैं, वैसे ही लेकर आगे चलेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उम्र तो अब हावी हो रहा है ना, एक उम्र तो हो चुका उनका, तो अब उनके पीछे और बाकी जितने लोग हैं उनसे राम राम, उन पर हम संगठन में पकड़ कमजोर हो रही है नीतीश कुमार की, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, संगठन में पकड़ जब तक नीतीश कुमार जी जीवित हैं किसी सूरत में कमजोर नहीं हो रही है। लेकिन बहुत सारा चीज ओवरलुक हो रहा है। अब आम कार्यकर्ता का दर्द उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो पार्टी के लिए कुछ कर सकता था, बूथ पे खून पसीना बहाता है, उसका कहीं मान सम्मान नहीं बचा था। तो वैसे सारे लोग आ रहे हैं इसमें और जुड़कर काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी की विचारधारा कहीं गलत नहीं है और जो बिहार के लिए उन्होंने लकीर खींची है उससे बड़ी क्या कहें, लेकिन उस लकीर को और लंबी करने का हम प्रयास करेंगे जी। देखिए, अब आप पर आ जाते हैं और आपकी पार्टी पर आ जाते हैं कि आपकी पार्टी भी तैयारी में लगी हुई है, चुनाव है अगला साल, सब कोई जान रहा है, और बहुत सारी नई पार्टियां भी जो है इस बार आजमाना चाह रही हैं और वो ये कह रही हैं
कि हम महिलाओं को इतनी भागीदारी देंगे, हम इस कास्ट के लोग को इतनी भागीदारी देंगे, इस समाज के लोग को इतनी भागीदारी देंगे। क्या आपकी भी कुछ इस तरह से प्लानिंग है कि महिलाओं को हम इतनी भागीदारी देंगे, इस कास्ट की इतनी भागीदारी देंगे? आपका क्या प्लान है? सबसे पहली बात कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, मेरा वही प्रयास है जो प्रयास भागीरथ ने किया था। हम राजनीति का भागीरथ प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि एक दिन उस भागीरथ प्रयास से बिहार में विकास की गंगा आएगी। एक दिन उस भागीरथ प्रयास से बिहार में जो उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, बेरोजगारी का जो संक्रमण फैला है वो दूर होगा। एक दिन उस भागीरथ प्रयास से बिहार के अंदर क्राइम फ्री स्टेट घोषित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे दल के अंदर 50% महिलाओं के लिए हमने सीट आरक्षित कर रखा है। जो भी आएंगी बहनें, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा अगर वो चाहती हैं। तीसरी बात कि जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनका सिर्फ अन्य दलों में शोषण हो रहा है और यहां उनको काम करने की इच्छा है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, हमारा दल वैसे ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मौका देगा। हाँ, हम किन चीजों से परहेज करते हैं, हम न जात के नाम पर आगे जाएंगे, न धर्म के नाम पर आगे जाएंगे। चूंकि वर्तमान समय में ये कहने के लिए तो जयप्रकाश जी और लोहिया जी के अनुयायी हैं, लेकिन कहते क्या है? लोहिया जी ने कहा था कि भाई जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, लेकिन आज वर्तमान में ये लोग कहते हैं समाज तोड़ो और जाति जोड़ो। तो हम ये नहीं करेंगे, हम वही करेंगे, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो और उसके साथ साथ राज्य का उत्थान करो। लेकिन अमित जी, बिहार में जातिवाद एक समस्या तो है, चाहे कह लीजिए एकदम हकीकत है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। जब आप राजनीति में आएंगे और जब आपको चुनाव लड़वाना होगा तो कैसे तोड़ेंगे इस जातिवाद के चक्र को? आप इसके लिए क्या करिएगा ऐसा? देखिए, बहुत सारा स्ट्रेटजी ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक सामान्य सी बात बता देते हैं कि इस जाति बंधन को तोड़ने के लिए, अगर उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई सीट सवर्ण समर्थित सीट है, वहां से निरंतर सवर्ण विधायक जीतते आ रहे हैं, हम उस सीट पे दलित व्यक्ति को लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। हमें वैसे लोग चाहिए जो मठाधीश नहीं, हम वैसे लोगों को मौका देंगे। अगर कोई दलित का बच्चा, अगर कोई अल्पसंख्यक का बच्चा, बेटा बेटी कोई भी, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो उद्धार कर सकता है अपने क्षेत्रों का, ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, तो क्यों हम ये लेकर चलेंगे कि वही 1300 परिवार वाले मठाधीश लोग के पुत्र रहे? नेवर। जो होगा देखेंगे। हम जाति बंधन तो आपका आइडियोलॉजी हो गया, लोगों को आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल जानेंगे ना। जनता को क्या चाहिए? भूखे पेट को रोटी चाहिए, छात्र को शिक्षा चाहिए, बीमार को इलाज चाहिए और अपराध मुक्त प्रदेश चाहिए। वो हम देने की गारंटी देंगे। नहीं देंगे तो जनता के बीच में रिटेन उनके कहने पे हाई कोर्ट में एफिडेविट देंगे कि अगर हम ये नहीं दे पाएंगे तो हम सत्ता में कभी नहीं बने रहेंगे। ये नहीं कि एन केन प्रकरण करके कुर्सी बचाते रहे, नो, कभी नहीं। अगर बिहार की जनता ने अपने बेटे पर अपने ऊपर भरोसा जताकर अगर युवा समृद्धि दल को मौका देती है तो गारंटी देंगे, हर बात की गारंटी, लिखित गारंटी होगी, मौखिक गारंटी नहीं कि आज कहे कल पलट गए। लिखित गारंटी देंगे कि कितने दिनों में हम बिहार को क्राइम फ्री स्टेट बना देंगे, कितने दिनों में बिहार से बेरोजगारी लगभग दूर कर देंगे, कितने दिनों के अंदर बिहार के बच्चे को शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा, और कितने दिनों के अंदर बिहार के एक एक गरीब को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा बिहार के अंदर मिलेगी, इसकी गारंटी देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जितनी भी बातें आपने की है और तमाम लोग सुन रहे होंगे, तमाम लोग से मैं चाहूँगा भी कि कमेंट में बताएं किस तरह से जो ये सोच रहे हैं और जो विचार कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि सही बात है और इस पर सोचा जाना चाहिए। हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी थे और अमित जी ने तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं, तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर खुल करके अपनी बात कही है और आने वाले चुनाव को लेकर के ही बड़ा संकेत दिया है। तो इसी तरह आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।